अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस प्रोग्राम में हमने बारहा इस मामले पर डिस्कशन की कि बरतानिया के अंदर गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद एक बहरानी कैफियत इख्तियार कर चुकी है। और इस वक्त जो गवर्नमेंट है, हमने ये देखा कि इस पार्टी के तीसरे वज़ीर आज़म हैं ऋषि सुनाक, लेकिन पार्टी की पॉलिसी गैर कानूनी तारकीन वतन को लेकर नहीं बदली है। इससे पहले एक रवांडा पॉलिसी सामने लाई गई जिस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने, सिविल सोसाइटी ने शदीद एहतजाज किया। मामला अदालत में गया और तारकीन वतन को, गैर कानूनी तारकीन वतन को रवांडा जाने से रोका गया। लेकिन उसके बाद भी हम ये देख रहे हैं कि ये मुसलसल अब जो हुक्मरान पार्टी है उसकी जानिब से इस बात की निशानदेही की जा रही है कि गैर कानूनी तारकीन वतन बरतानिया पर, बरतानिया की मईशत पर बोझ बन रहे हैं। यहाँ पे सबसे अहम डेवलपमेंट उस वक्त हुई कि जब बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने ये खिताब करते हुए कहा कि अब हम क्रैकडाउन शुरू करेंगे जो लोग गैर कानूनी तरीके से बरतानिया में मुकीम हैं। एक 5 नुकाती उन्होंने पॉलिसी दी है। अब इस पॉलिसी के असरात क्या होंगे, इसके साथ साथ इससे पहले जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा कि दिन ब दिन इजाफा हो रहा है बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद का। और जो सबसे बड़ा मसला है वो चैनल क्रॉसिंग का है। ब्रेक्सिट के बाद तो ये बहुत ज़्यादा हो चुका है कि फ़्रांस से लोग कश्तियों के ज़रिए, बोट के ज़रिए चैनल क्रॉस करते हैं और फिर बरतानिया आ रहे हैं। और पिछले कई सालों की निस्बत रवां साल गैर कानूनी तरीके से बिलखुसूस फ़्रांस से बरतानिया आने वालों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ इक़दामात इससे पहले भी उठाए जाते रहे, अब भी कुछ इक़दामात उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब बरतानवी वज़ीर आज़म कहते हैं कि बस बहुत हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सवालात हैं, जो बरतानवी रिवायात हैं, बरतानवी तारीख़ है, उसको अगर देखें तो बुनियादी इंसानी हुकूक़ का हमेशा से बरतानिया अलमबरदार और पासदार रहा है। अगर अब ऋषि सुनाक और उनकी हुकूमत ऐसा कोई इकदाम उठाती है तो क्या ये बरतानिया के इस रवैये की नफ़ी नहीं होगी, या एक ये बरतानिया की रिवायत की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? दूसरे बहुत से और भी सवालात हैं। अगर ये लोग मईशत पर बोझ हैं तो कहीं ना कहीं जाके ये कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। ब्रेक्सिट के बाद जो बरतानिया के अंदर चैलेंजेस हैं, बिलखुसूस जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो बरतानिया में बहुत से शोबे ऐसे हैं जहाँ पर लेबर फोर्स नहीं मिल रही है। क्या इन लोगों की यूटिलाइजेशन वहाँ पर नहीं हो सकती है? ये बहुत से सवालात हैं। और बिलखुसूस जो अब बरतानिया के वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हम अब इसमें तब्दीली लाने जा रहे हैं, क़वानीन को बदलना होगा। अगर वो क़वानीन को बदलते हैं तो बरतानवी अवाम का, वहाँ की सिविल सोसाइटी का, इंसानी हकूक़ की तंजीमों का क्या कोई दबाव आएगा? और क़वानीन अगर बदलने भी हैं तो उनकी नौइयत किस हद तक बदली जा सकती है? ये तमाम सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में हम इन पर डिस्कशन करेंगे। सोलिसिटर रिजवान सलेरिया माहिर क़ानून हैं, बरतानिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान साहब। सोलिसिटर अंसर महमूद साहब हैं, आप भी माहिर क़ानून हैं, आप भी बरतानिया से हमारे साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया अंसर साहब। बैरिस्टर असलम शेख साहब हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी क़वानीन के। शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शेख साहब आप ही से स्टार्ट करेंगे। ये बताइएगा, अब जब बरतानवी वज़ीर आज़म ने बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये कह दिया है कि बस बहुत हो गया है, गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस जाना होगा वरना क्रैकडाउन का उन्हें सामना करना होगा, आप समझते हैं कि बरतानवी हुकूमत ये सिर्फ ऐलान की हद तक है, ये इस पर अमल दरामद भी करेगी? अगर अमल दरामद करती है तो किस किस्म का रिएक्शन मुतवक्के है? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपकी जो स्टेटमेंट आपने वोट की है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की, उस पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड बता दूं ताकि नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए ये चीज़ मद्देनजर रहे कि ये स्टेटमेंट क्यों दी गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं और हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं वो भी ये जानते हैं कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, उनकी अक्सरियत पार्लियामेंट के अंदर जो है वो इस कदर नहीं है कि वो किसी भी इशू के ऊपर जो वाज़ेह पॉलिसी दे सकें। वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए हैं और इसी की वजह है कि वो असल मसाइल जो हैं ब्रिटिश सोसाइटी को, जिनमें हम कह सकते हैं कि हाउसिंग का इशू है, हेल्थ केयर का NHS का इशू है, उसके अलावा इकोनॉमी का इशू है, उसके अलावा इनकी अपनी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी का इशूज है, पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा जो इशूज वहां खड़े हैं, उनसे नजर हटाने के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स, हम ये कहें कि वो तो बिल्कुल बेकस, लाचार और बेसहारा लोग हैं
आसिम साहब, ये बातें ठीक हैं, ये बातें ठीक हैं। आपका अगर मैं समझ सकूं, आप ये कह रहे हैं कि बुनियादी जो कारकर्दगी इस हुकूमत ने अपने मंशूर में वादे किए थे इस पार्टी ने, वो ये इफ़ा नहीं कर सके और अब तवज्जो हटाने के लिए काम किया जा रहा है। मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगा, मैं अंसर साहब की तरफ जाना चाहूँगा। अंसर साहब, ये बताइएगा, एक तो क्या आप असलम शेख साहब की बातों से एग्री करते हैं कि उन्होंने जिस तरह कहा कि ये सिर्फ तवज्जो हटाने की एक टैक्टिक है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर पिछले तकरीबन 8-9 महीने 1 साल से इस पर तो बहुत ज़्यादा डिबेट हुई है। इससे पहले जो होम सेक्रेटरी थी पटेल साहिबा, वो तो काफ़ी एग्रेसिव स्टांस लेती थी। बोरिस जॉनसन के दौर में देखा, तब भी पॉलिसी यही थी। लिज ट्रस के दौर में भी खैर कोई इतना उनको मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब ऋषि सुनाक के दौर में भी पॉलिसी यही है। क्या वाकई ये तवज्जो हटाने के लिए, अगर ऐसा है तो फिर इतना कंसिस्टेंट ये गवर्नमेंट इस पे क्यों पॉलिसी स्टेटमेंट्स देती है? शुक्रिया जनाब। असल में मैं शेख साहब की बातों के साथ एग्री करता हूँ इस हवाले से कि ये कम्प्लीटली एक डाइवर्जन है इनके इस गवर्नमेंट के फेलियर की। उसमें मैं आपको बेसिक जो बात बता रहा हूँ वो ये है कि एक तो जो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है, वो महंगाई जो है वहाँ इतनी ज़्यादा लोग उस पर अपसेट हैं। एनर्जी क्राइसिस, जो इलेक्ट्रिसिटी गैस बिल, NHS का पट्टा बैठ गया है। उसके अलावा आप देखें पाउंड की जो का रेट है जो डॉलर के अगेंस्ट, वो इनकी हिस्ट्री में कभी इतना जो डिवैल्यू नहीं हुआ जितना इस वक्त हुआ है। सो पार्लियामेंट में सिवाय इनके पास इस तरह की डिबेट के और कोई बात नहीं रहेगी। दूसरी बात मैं आपको बात बताऊं कि ये वैसे वही बात है शेख साहब वाली, इसने अनाउंस कर दिया। इसको अंदाजा नहीं है कि ये जो जिन लोगों को ये डिटेन करते हैं, इमिग्रेंट्स को, उनको डिटेन करके जब ये डिटेंशन सेंटर में रखते हैं तो इसकी इनको डेली कॉस्ट कितनी पड़ती है। इनकी ट्रेजरी ने रिसेंटली एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है कि आप ये बातें तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं है कि हम जो पहले भी जो इमिग्रेशन जो मिनिस्टर थी वो बात करती थी, तो साथ ही ट्रेजरी इसको स्टेटमेंट देती थी ऑन द बैक कि आप जो लोगों को आप डिटेन करके आप डिटेंशन में सेंटर में रखते हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि 1 पर्सन हमें डेली का कितना कॉस्ट करना पड़ता है। ये जो वहाँ के प्राइवेट एजेंसी सर्को वगैरह जो इनको फूड और सारी चीजें सर्व करती है। तो बात तो ये बिल्कुल सही है कि ये इस पॉलिसी। अंसर साहब, आप अपनी बात जारी रखिएगा। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक पर डे 6 मिलियन पाउंड खर्च हो रहे हैं सिर्फ उन गैर कानूनी तारकीन वतन पे जिनकी फैमिलीज को रिहाइश दी गई है होटल में। पर डे 6 मिलियन पाउंड इस पे सर्फ आ रहे हैं। बाकी तो फिर डिटेंशन जिस तरह होगी या होगा तो वो तो कंटिन्यू करें। कल मेरे ऑफिस के नजदीक, मैं कल की आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा कोई गेस्ट था तो मेरे ऑफिस के साथ नजदीक वेम्बले के एरिया स्टेडियम के साथ, तो मैंने उनके लिए मैं गया हॉलीडे इन वहाँ पे चेक करने। तो मैं जब अंदर गया रिसेप्शन तो उन्होंने रोक लिया मुझे। उन्होंने कहा जी सर आप किधर जा रहे हैं? मैं कहा यार मैंने वो इसका रूम बुक करने का चेक करना। उन्होंने कहा जी ये पब्लिक के लिए नहीं है, यहाँ पे तो वो एक बंदा रजिस्टर लेके बैठा है, यहाँ पे तो सब साइलम सीकर है। हीथ्रो एयरपोर्ट के सराउंडिंग में जितने होटल्स हैं, 4 स्टार होटल्स, इस एरिया में जितने होटल हैं, मोस्ट ऑफ द होटल्स दे आर फुल विद देयर फैमिली, साइलेंट सीकर फैमिली। आप अंदाजा लगाएं कि एक साइड पे तो आप उनको लग्जरी लाइफ दे रहे हैं, 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल दे रहे हैं, दूसरी साइड पे कहते हैं कि हम इनको इनकी एंट्रेंस जो है यूके में वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिस इज क्लियर जो है उनके स्टेटमेंट में, उन पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल। ये अपनी स्टेटमेंट को कंफ्लिक्ट कर रहे हैं, इनमें कोई। ठीक है अंसर साहब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यही, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी हम बात कर रहे थे, अंसर साहब की बात भी आपने सुनी। रिजवान साहब अब सवाल ये है, ये बताइए कि माजी में हमने ये सुना है कि बरतानिया के अंदर गैर कानूनी जो तारकीन वतन हैं उनको डिटेन कर लिया जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है, कुछ को डिपोर्ट भी किया जाता है, लेकिन ये क्रैकडाउन की जो सेंस है दैट इज़ समथिंग एल्स। यानी आप बहुत मैसिव लेवल पे कार्रवाइयाँ करने जा रहे हैं। एक तो ये बताइएगा क्या ये पॉसिबल है, और इतने मैसिव लेवल पे पहले भी किसी हुकूमत ने कोई पॉलिसी बनाई कि गैर कानूनी तारकीन वतन को पकड़ा जाए? एक तो मैं वैसे पार्शली एग्री करता हूँ शेख साहब से भी और अंसर साहब से भी कि ये इलेक्शन का स्टंट तो हो सकता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन जो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये मसला तो है,
देखिए 1,47,000 जो है तारकीन वतन लास्ट ईयर जो आए और उन्होंने आके सालन लिया, वोटों के जरिए आए, तो एक बहुत बड़ा इश्यू तो है। इसलिए उन्होंने 8 मिलियन एक्स्ट्रा देने का जो फ्रांस गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट भी किया कि कम से कम लोग यहाँ पे आए ताकि कश्तियों को रोका जा सके। तो एक इशू है। फिर ऑब्वियसली जो लोग आते हैं जिनके साथ फैमिलीज है, बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसको उनको अकोमोडेशन देनी पड़ती है, तो वो भी एक इशू है। उसके लिए वो कह रहे हैं कि अभी हम इसमें एक उन्होंने जो 5 निकाती एजेंडा जो दिया उसमें से एक नुकता उसका ये भी है कि उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो अल्बानिया से भी आते हैं। तो अल्बानिया के जो वजीर आज़म है, वो अल्बानिया एक सेफ कंट्री कंसिडर होता है, उसके वजीर आज़म से बात कर रहे हैं कि हम आप इन लोगों को नहीं लेंगे, आपको वापस करेंगे। तो एक वो भी बात हो रही है। उसके साथ साथ ये चाह रहे हैं कि जो मिलिट्री की जो ऐसी बारकें जो खाली पड़ी हैं, जो ऐसे शेड खाली पड़े हैं, जो मुख्तलिफ जगह हैं जो उनके पास खाली पड़ी हैं, उनको आबाद किया जा सके ताकि उन लोगों को वहां पे ठहराया जा सके, ताकि जो 5.5 मिलियन से 6 मिलियन पर डे का जो उनका कॉस्ट है वो कम की जा सके। तो ये इश्यू तो है। और जहां तक रही बात कि इससे पहले बिल्कुल ही नहीं, इससे पहले जब ओलंपिक के लिए उनको स्टूडेंट चाहिए थे, इन्होंने उस वक्त बेपनाह तादाद में स्टूडेंट बुलाए। बल्कि आप यकीन करें कि कुछ रेडी वाले जो थे पाकिस्तान इंडिया में, जो इस किस्म के लोग थे जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, मैट्रिक फेल भी थे, उन लोगों को भी वीजे दिए इन्होंने 2012 में 11 में। और उसके बाद फिर उन्होंने जहाज भर भर के जो है लोगों को डिपोर्ट किया। तो ये शुरू से करते हैं। जब इनकी इकोनॉमी जो है वो हो गई थी, उस वक्त बुरा हाल था, उस वक्त भी एक जो है रिसेशन आया हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया, फिर उनको वापस भी भिजवाया। तो ये अभी भी यही करना चाह रहे हैं कि 700 के करीब पेट्रोल ऑफिसर मजीद ऐड करना चाह रहे हैं ताकि जो लोग ये कश्तियां आती हैं उनको वापस किया जा सके। उसके साथ साथ जो रेड है उनको ये डबल करना चाह रहे हैं, जो क्रैकडाउन के हवाले से ये रेड करते हैं उस पर डबल करना चाह रहे हैं। मिनिमम 10,000 पाउंड फाइन होता है, तो ये जरूर करेंगे। इनको करके जाहिर यही दिखाएंगे, इनके पास और कारकर्दगी तो है कोई नहीं, वो शेख साहब वाली बात है दिखाने के लिए। तो ये जाहिर लोग, मैं ठीक है रिजवान साहब, आपकी तरफ मजीद भी आता हूँ। असलम शेख साहब, ये जो ऋषि सुनाक साहब ने 5 निकात की बात की है, जरा हमारे देखने वालों को बता दीजिए कि ये 5 निकात हैं क्या? देखिए, जैसे सुलारिया साहब ने फरमाया, 5 निकात में यही एजेंडा है उनका कि यूरोप से दरवाजे इनके बंद किए जाएं, अल्बानिया से बंद किए जाएं, यहाँ पर जस्टिस सिस्टम का फास्ट ट्रैक पे लेके जाया जा सके। वो ऑलरेडी चीजें मौजूद हैं, और चैनल को सेव किया जाए, ये मिलिट्री बैरक्स हैं, और उसके अलावा मिलिट्री को इन्वॉल्व किया जाए। ये सारी चीजें मैं समझता हूँ डिबेट का असल डिबेट का हिस्सा नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज टैक्स पेयर्स को बताने वाली बात यह है कि क्या रीजन है। सलैया साहब ने मेंशन किया, अब इन्होंने बनाने थे जब अपना ओलंपिक्स के स्टेडियम बनाने थे, ओलंपिक्स को कामयाब करना था, तो फिर सारे रेडी वाले उठा के स्टूडेंट वीजे पे ले गए हैं। इन्होंने जब अपनी ट्रेनें बनानी थी, अपने अंडरग्राउंड बनाने थे, तो अफ्रीका से इन्होंने उठाए बंदे और वहां पर ले आए। और अब आप देख लें कि जो ये यूक्रेन में कर रहे हैं, वहां से लोगों को वेलकम कर रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है हमारे ब्रिटिश टैक्स पेयर्स के साथ, ये बंद करना पड़ेगा। जो लोग वहां पर मौजूद हैं, एक तरफ इकॉनमी रिक्वायर कर रही है, डिमांड कर रही है कि इसके अंदर ब्लड खून चाहिए, इसके अंदर यंग खून चाहिए, नौजवान आए, इस जो बैठी हुई इकॉनमी है इसको बूस्टअप करें, काम करें, यहाँ पर वर्कर्स की कमी है। और दूसरी तरफ ये लोग ऑलरेडी जो मौजूद हैं, जिनके ऊपर मिलियंस ऑफ पाउंड डेली खर्चा आ रहा है, उनको ये सेटल नहीं करना चाह रहे और ये भर भर के वापस। तो इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि जब हम इलेक्शन में जाएं तो हम पहले नंबर पे ये कहेंगे, देखिए जी हमने ब्रिटेन को फॉर ब्रिटिश पीपल करना था, लेकिन हमें करना नहीं दिया, मुझे टाइम मिल जाता मैं ये कर लेता। तो अब ये टाइम खत्म हो रहा है, ये टिमटिमाता हुआ चिराग आखिरी सांस ले रहा है, उसके ऊपर आके ये देखिए। सबसे पहले मैंने अर्ज किया था अपनी पहली टॉक में, ये मैं अर्ज कर रहा था कि इस वक्त इनके पास टाइम नहीं है, और सबसे आसान हदफ जो है वो इमिग्रेंट्स हैं। उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, उनको कोई कानून और कोई जी ठीक है। अच्छा, मैं जरा असलम साहब आपकी तरफ मजीद भी आता हूँ, आप तरफ मजीद भी आता हूँ। इससे पहले ब्रेक्सिट से पहले भी एक नैरेटिव था कि जो दीगर ममालिक के, यूरोप के दीगर खित्तों के लोग हैं वो शायद बरतानिया पे बोझ हैं। अब ब्रेक्सिट भी हो गया, बरतानिया अलहदा भी हो गया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बहरान दर बहरान हैं। एक तो कोविड चलें, वो एक पूरी दुनिया में था मामला, फिर मुआशी बहरान आ गया, अब फिर महंगाई है, एक वज़ीर-ए-आज़म भी बदलने पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद नए बहरान जन्म ले रहे हैं। अंसर महमूद साहब, ऋषि सुनाक साहब के ये जो 5 निकात हैं,
इन पे अमल दरामद के लिए क्या कानून साजी की भी ज़रूरत होगी, नए कवानीन भी बनाने होंगे, या ये कोई नई बात नहीं है? जिस तरह असलम शेख साहब कह रहे हैं कि इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कवानीन पहले से मौजूद हैं, ये पॉलिसी पहले से मौजूद है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बेसिक जो इनका जो इमिग्रेंट्स का जो मामला है ना, वो है फ्रांस के साथ। बेसिकली मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जिसके साथ इन्होंने उनके साथ काफी ज्यादा जो है मुलाकात भी किए हर हवाले से, लेकिन ये अभी तक उनसे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है इलीगल इमिग्रेंट्स ये वहां से आते हैं, और ये इन्होंने, इनके पास कोई ऐसा, वो अभी तक इन्होंने कोई ऐसा उसका पैरामीटर तय नहीं किया कि हाउ दे कैन स्टॉप देम फ्रॉम देयर। और वहां से लोग कंटिन्यूसली वो आते हैं। इन्होंने हालांकि अपनी चेक पोस्ट डोवर से मूव करके उधर जाके कैले में भी उधर इनकी चेक पोस्ट भी है, बट स्टिल इनके पास कोई कंट्रोल नहीं है कि वो वहां से, इन्होंने उनके साथ काफी ज्यादा इनके मुज़ाकरात भी हैं फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ, काफी ज्यादा हद तक इनकी पहले तरफी भी हुई है, सारा कुछ हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। जब तक इन्होंने वहां से कंट्रोल नहीं करना, ये इनका इलीगल इमिग्रेंट्स को ये कंट्रोल, क्योंकि बाई एयर इतने ज्यादा लोग नहीं आ रहे यूके में, बाई एयर वही लोग आते हैं मोस्टली जो विजिट वीजा पे आते हैं, वो आके यहाँ पे उसके बाद ओवरस्टे हो जाते हैं और फिर वो साइलम वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, या स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, वो तो चलो एक सारा। लेकिन जो सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स हैं वो इनके वहां से आते हैं, बाय लॉरी आते हैं, वो और कैले से आते हैं, फ्रांस से। वो अभी तक इनका मसला वो जूं का तू है, और बड़ी देर से है। इनका मेजर प्रॉब्लम ही ये है जो लोग वहां से लॉरी के जरिए आते हैं। तो इनको एक वहां उनके साथ एक स्ट्रिक्ट एक अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट है, वो साइन करना पड़ेगा टू स्टॉप द इलीगल इमिग्रेंट। नंबर 2, वो दूसरी बात ये है कि जो जैसे कि सलेरिया साहब ने भी और शेख साहब ने भी ये एक बात की है कि ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड ये है कि उधर से तो ये खुद आप देखें कि इन्होंने अचानक जो अभी इमिग्रेशन कहा कि हमें स्टूडेंट चाहिए, स्किल्ड वर्कर चाहिए, और जब भी इनका दिल करता है ये इमिग्रेशन खोलते हैं, और बड़े बड़े मतलब साउथ एशियन कंट्री से, इंडिया से, वहां से लोग, इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, खुद इन्होंने खुद ओपन किया इमिग्रेशन। उसके बाद कुछ देर बाद जी बहुत बिल्कुल ठीक है। ये अंसर साहब ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। इंडिया के साथ तो इन्होंने स्टूडेंट फेलोशिप और एक्सचेंज प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। फिर दूसरा ये भी है कि वहाँ पे वो स्टूडेंट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। फिर पिछले दिनों एक खबर ये भी आई कि जो स्टूडेंट वीज़ा है उसको भी ये किसी हद तक कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वहाँ पे प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी भी एक रिजर्वेशन है कि शायद एजुकेशन सिस्टम ही वहाँ पे मुतासर हो जाए। यूनिवर्सिटीज़ को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है जो ओवरसीज स्टूडेंट्स होते हैं उनसे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इन मामलात पे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सलेरिया साहब, अब जो सवाल मैं अंसर साहब से जानना चाह रहा था, मैं वही आपके सामने भी रखता हूँ। ये ऋषि सुनाक साहब की स्टेटमेंट के बाद जो 5 निकातीन की पॉलिसी आनी है, क्या इनको कानून भी बदलना पड़ेगा या पहले से ये कवानीन मौजूद हैं? जी डेफिनेटली उन्होंने इस पे कहा है कि हम नया बिल लेके आ रहे हैं जनवरी में, नए साल से हम नया बिल लेके आएंगे जिसमें जो अपील सिस्टम है उसको वो कम से कम करने की कोशिश करेंगे। वो यही कह रहे हैं कि बार बार जो लोग अपील करते हैं उसका राइट हम कम से कम कर देंगे। तो डेफिनेटली ये लेजिस्लेशन लेके आएंगे और उसके ऊपर फिर जाहिर होगा। इसके साथ साथ मैं यूरोपियन कोड ऑफ ह्यूमन राइट्स पे भी गया था जिसने स्टे दिया था इसके ऊपर, रवांडा के ऊपर जो ये लेके जाना चाह रहे थे। ये कोशिश करेंगे कि अब यूरोपियन कोड ऑफ ह्यूमन राइट्स को जो है उसका जो कन्वेंशन है या जो उसके साथ एग्रीमेंट है उससे भी बाहर आने की कोशिश करेंगे ताकि वो इसके ऊपर स्टे ना दे सके, क्योंकि अभी तक उनके पास पावर्स हैं, वो रोक सकते हैं किसी को जाने से यहाँ से। तो ये उस पर भी कोशिश करेंगे जो कि नजर आ रहा है। उसके साथ साथ ये देखें बहुत सारे इनके पास वेज हैं, पार्लियामेंट में लेके आ सकते हैं बहुत सारी चीजें। अभी चूंकि कानून साजी उन्होंने की नहीं है, उसके ऊपर कोई ड्राफ्ट सामने आया नहीं है। रिजवान साहब ये बताइएगा, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले लें, अगर ये ह्यूमन राइट कन्वेंशन से बाहर आते हैं तो बरतानिया को उसका फायदा है या नुकसान है? देखें होगा तो नुकसान ही, लेकिन ये बरतानिया जो है उसके पास ऑलरेडी इनका
जो 1998 का जो इनका ह्यूमन राइट्स का एक्ट है उसको ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको अबॉलिश करें, क्योंकि उसके तहत ये यूरोपियन कन्वेंशन फॉर ह्यूमन राइट्स को मानता है, जो नया कानून लेके आने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए उसने अंदिया भी दिया। अगर ऋषि सुनाक की अगर आप तकरीर सुने तो उसमें क्लियरली उसने कहा है कि हम नया लेजिस्लेशन लेके आएंगे ताकि ये फ्रस्ट्रेशन जो लेवल है ये कम से कम हो सके, और ये जो बार बार लोग रोक लेते हैं अपने आप को यहाँ से जाने से, और जो एक दफा चला जाएगा, जो एक दफा डिपोर्ट हो जाएगा, वो कभी भी दोबारा इस मुल्क में वापस नहीं आ सकेगा। तो इस बात का उसने इरादा तो किया है। यही वजह है कि ये बड़ा लुक्रेटिव लग रहा है लोगों को, जो टोरी गवर्नमेंट है उनको या उनके जो मानने वाले हैं, तो उनको लगता है कि शायद वो इसके ऊपर सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, लॉयर जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, मैं और आप सारे इसके ऊपर आवाज उठाएंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। ये कहना तो बड़ा आसान है, जैसे शेख साहब ने भी कहा, अंसर भाई ने भी कहा कि डेफिनेटली इसके ऊपर हम लोग वर्क तो करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट सुप्रीम है इस मुल्क में, तो जो भी लॉ बनाएंगे, इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे लॉ अबॉलिश किए और ये बना सकते हैं। उसके ऊपर फिर जाहिर है कोर्ट्स में एक बैटल शुरू होगी, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। तो लेकिन ये है कि अब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस तभी हैं ये अगर फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें, और वो अल्बानिया का, जैसे उन्होंने कहा, क्योंकि अल्बानिया के जितने हैं असाइलम करने वाले लोग, वो 45% इस मुल्क में सक्सेसफुल होते हैं, जबकि पूरी दुनिया में जो अगर आप यूरोप की बात करें तो 100% रिफ्यूजल है, क्योंकि वो एक सेफ कंट्री कंसिडर होता है। तो इसके ऊपर भी एक लेजिस्लेशन कर रहे हैं। तो इसका मैं जो फर्क पड़ेगा ज्यादा वो उन लोगों को पड़ेगा जो चैनल क्रॉस करके आ रहे हैं, इलीगली इस मुल्क में एंट्री ले रहे हैं। कि वो यही कह रहे हैं, वो कहते हैं जो लीगल एंट्री लेके आएगा, जैसे यूएनसीएचआर के तहत कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, जैसे इन्होंने यूक्रेन के लोगों को अकोमोडेट किया है, जैसे इन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को अकोमोडेट किया है, या भी करना है 20,000 के करीब, तो वो उन लोगों को तो ये वीजे देंगे, उन लोगों को तो ये लेके आएंगे। लेकिन ये जो लोग इलीगली आ रहे हैं उसके ऊपर एक सही है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिजवान साहब। मैं जरा असलम शेख साहब की तरफ जाना चाहूंगा। असलम साहब, एक शख्स विजिट वीजे पे आता है या स्टूडेंट वीजे पे आता है, उसका वीजा एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद वो असाइलम क्लेम कर लेता है, और उसके क्लेम में क्या फ़र्क है? और एक ऐसा शख्स जो चैनल क्रॉसिंग के ज़रिए या गैर कानूनी तरीके से एंटर होता है बरतानिया में, इन दोनों के क्लेम में फ़र्क क्या पड़ जाता है कानूनी एतबार से? देखिए, ये सिलसिला ये है कि एक शख्स जो है उसकी एंट्री तो लीगल है, जैसे वो स्टडी वीजे पर आया, वर्क परमिट पर आया, अदरवाइज किसी डिपेंडेंट वीजे पर आया, और उसके बाद वो अपने वीजे को कंटिन्यू ना कर सका किसी भी वजह से, कोई कंडीशन ब्रेक हो गई या अदरवाइज स्टडीज ब्रेक हो गई या किसी वजह से लॉ चेंज हो गया, तो वो उसका वीजा किसी परमानेंट कैटेगरी में ना जा सका या किसी और कैटेगरी में स्विच भी नहीं हो सका। तो वो लोग, उनकी बहुत कम तादाद है ऐसे लोग जो हैं, उनमें सिर्फ एक गुंजाइश बचती है। अगर ऐसे लोग हैं जिनकी वीजा जिनकी वीजा जो परमिशन है वो किसी वजह से कर्टेल होती है या कंटिन्यू नहीं होती, उसके अंदर या तो ऐसी कोई नई पॉलिसी नहीं ले आए गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर उसके ह्यूमन राइट्स जो हैं वो उसको मिलते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से वो जब इस मुल्क में आया तो उस वक्त ऐसी कंडीशन नहीं थी, बाद में ये हालात बन गए जिसकी वजह से वो वीजा अपना कंटिन्यू नहीं कर सका, तो ये गवर्नमेंट पर बर्डन पड़ेगा। दूसरी कंडीशन उसको ये मिलती है कि अगर उसके इस दौरान उसने अपने स्टे के दौरान यहाँ पर कोई फैमिली लाइफ अपनी स्टैब्लिश कर ली, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कोई बिजनेस ऐसा स्टार्ट कर लिया या ऐसी परमानेंट जॉब उसने स्टार्ट कर ली जिसकी वजह से अब उसकी लाइफ जो है वो ब्रिटेन के अंदर मिक्स एंड मैच हो गई है और उसके राइट्स जो हैं वो अक्रू हो गए हैं, तो वो भी जिसका सवाला अपना रिजवान साहब भी दे रहे थे, यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और जो यूके का अपना ह्यूमन राइट्स लॉ है उसके तहत उसके राइट्स उसको एज ए फैमिली लॉ या पर्सनल लाइफ के ऊपर उसको राइट्स मिलते हैं, तो वो कंटिन्यू होती है, लेकिन वो इलीगल इमिग्रेशन में नहीं आएगा, डेफिनेटली उसकी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ के अंदर उसको। दूसरा है जो चैनल के थ्रू आ रहे हैं उसके अंदर फिर डबलिन कन्वेंशन इन्वॉल्व हो जाता है, जिसका जो सिग्नेटरी यूके भी है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, उसके अंदर ये गालिबन 98 में तय हुआ था कि कोई भी ऐसा शख्स यूरोप के अंदर दाखिल होता है किसी भी जगह से, किसी पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से, इकोनॉमिक अनरेस्ट की वजह से या अदरवाइज, और वो सियासी पनाह अपनी क्लेम करता है, तो वो जिस लैंड के ऊपर, जिस पोर्ट के ऊपर, जिस एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करेगा वो मुल्क उसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगा, और वहां से अगर वो कहीं और मूव होके जाता है तो उसको वापस उसी जगह भेजा जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई अफगानिस्तान से बंदा बाई सी या बाई एयर
हम कह सकते हैं कि जर्मनी पहुंच जाता है, तो जर्मनी उसका फर्स्ट लैंडिंग स्टे होगा और जर्मनी ही पाबंद है उसकी असाइलम एप्लीकेशन को डिसाइड करने का। ये नहीं हो सकता कि वो जर्मनी से बाय रोड आगे यूके एंटर हो और यूके आके कहे कि जी मेरी एप्लीकेशन यहाँ डिसाइड की जाए। तो ये डबलिन कन्वेंशन इस चीज की यूरोपियन ममालिक के अंदर जो ये पाबंदी लगाता है कि जो फर्स्ट स्टेट है वो इसको डिसाइड करेगी। तो ऋषि सुनाक साहब की जो आज की तकरीर थी परसों की, उसके अंदर यही एक बेसिक पॉइंट था कि ये डबलिन कन्वेंशन की भी हमें सबको पाबंदी करनी पड़ेगी ताकि जो यूके की तरफ भाव है ज्यादा। अच्छा, इसमें एक असलम साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। अंसर साहब जी, मैं जरा अंसर साहब के सामने रखता हूं। अंसर साहब की कन्वेंशन जो है, अब जब यूरोप का हिस्सा नहीं है बरतानिया, तो अगर बरतानिया निकल जाता है इनमें से, तो आप समझते हैं कि कोई फर्क पड़ेगा बरतानिया को? नहीं, फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन ये जो कन्वेंशन है ये ऑब्वियसली के बरतानिया अलॉन्ग विद यूरोपियन कंट्रीज, जैसे कि शेख साहब ने कहा कि डबलिन कन्वेंशन स्टिल अप्लाई। अगर आप कोई बंदा फ्रांस में या जर्मनी में या किसी मुल्क में आयरलैंड में आके लैंड करता है और वहाँ पे असाइलम अप्लाई करता है और फिर वहाँ से यूके में आ जाता है कि मेरी जान को खतरा है, तो वो यूके उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ही हैज टू फॉलो द डबलिन कन्वेंशन। तो इसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूके इज स्टिल द पार्ट ऑफ द यूरोपियन कन्वेंशन, वो उनको उसको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं अब जो कह रहा हूँ, जो सरिया साहब ने करके यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके लिए इनको उधर यूरोपियन कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर वो इनका राइट उन्होंने खत्म करना है वो ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 8 का, तो यूरोपियन ह्यूमन कोर्ट में जाना पड़ेगा। वहाँ से इनको जो वो राइट खत्म कराना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। तो वही प्रॉब्लम है कि यूके के लिए ये कॉम्प्लिकेशन अभी है असाइलम के वाले से, इमिग्रेंट्स के वाले से, जिसको इनको भी उस सारे प्रोसेस को करना पड़ेगा और फॉलो करना। सही है, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पे मजीद बात करते हैं। साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। रिजवान सलारिया साहब, ये बताइएगा, अब बरतानवी हुकूमत ने इस सारे मामले की इतनी हाइप भी क्रिएट की है। इससे पहले रवांडा वाला मामला था, उसको भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया गया, पूरी दुनिया के मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया और वो बार बार इस बात को डिस्करेज कर रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से आप बरतानिया में दाखिल ना हों। लेकिन इसके बावजूद लोग बरतानिया आने को तरजीह क्यों देते हैं? इवन चैनल क्रॉसिंग कोई आसान काम नहीं है, अपनी जान जोखों में डाल के वो बरतानिया की सरजमीन पे लैंड करते हैं। इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है कि बरतानिया का जो ऑब्वियसली जो सोशल सिस्टम है कि आपको यहाँ पे अकोमोडेशन मिलती है, आपको खाना दिया जाता है, आपको पैसे दिया जाता है, आपको रिहाइश दी जाती है और कुछ अर्से बाद यहाँ पे आपको ऑब्वियसली ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी दिया जाता है। फिर आप 5-7 साल आप गुजार लेते हैं तो आप ब्रिटिश नेशनलिटी भी ले लेते हैं और उसके साथ साथ जो है वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी बुला सकते हैं। तो ये बड़ा लुक्रेटिव है, पहली तो बात ये। दूसरी बात ये, जितने आसानी से ये अकोमोडेट करते हैं पूरी दुनिया में, जो बाकी ममालिक में इतनी आसानी से, ये कनाडा की दूसरी मिसाल है, तो बाकी इतनी आसानी से जो है ना वो अकोमोडेट नहीं करते और वो हर एक को इस तरह से वीजे भी नहीं देते हैं। तो इसलिए लोगों के लिए बड़ा आसान लगता है उनको कि यहाँ पे आया। दूसरा एक और बात है, जो असाइलम सीकर है वो क्यों असाइलम करते हैं? उनको ऑब्वियसली उनकी जान का मसला होता है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स होती है, तभी तो इस मुल्क में आते हैं। अदरवाइज कौन अपना मुल्क छोड़ के आना चाहता है? जब ये शेख साहब वाली बात है, जब ये सीरिया पे बमबारी कर रहे थे तो उस वक्त तो ये नहीं सोचते, जब ये लिबियन के साथ जो सलूक कर रहे थे उस वक्त ये बिल्कुल नहीं सोचते कि इसके क्या नतायज निकलेंगे। ऑब्वियसली वो यही नतीजे है निकल रहे हैं। लोग वहां से जाहिर है अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, दूसरे मुल्कों से फिर इधर आते हैं। और इसके साथ साथ जो गैंग्स हैं पूरी दुनिया में वो भी वर्क करते हैं, उनसे भी लोग अपनी जो है ना जान छुड़ाते हैं। अल्बानिया के बहुत सारे लोग हैं वो गैंग्स की वजह से, गैंग के मुजालम की वजह से उस मुल्क को छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं। अदरवाइज वो एक सेफ कंट्री है। तो ये देखना होगा, इसको बैलेंस करना पड़ता है हमेशा से। और दूसरा, ये यूके को एहसान नहीं करता, ये भी बात आप ज़हन में रखें, क्योंकि इसने जो आलमी कवानीन है उनको साइन किया हुआ है। एक तो यूरोपियन कवानीन है, उसके साथ साथ आलमी कवानीन 1948 का जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है उसके ऊपर यूके एक सिग्नेटरी है। उसके साथ इनको जो है उनको सलूक करना पड़ता है, उनके साथ बेहतर सलूक करना पड़ता है, उनको सहूलियत देनी पड़ती है। तो ये बेसिकली इनका एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। या तो फिर ये उसको भी छोड़ दें
अगर ये करना चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा। इसके ऊपर पूरी दुनिया से ऑब्वियसली एमनेस्टी इंटरनेशनल भी बात करेगी, जो वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन वो भी बात करेगी। तो ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे जिससे लोगों को तकलीफ हो सके और वो जो आसानी से आ रहे हैं उनका रास्ता रोका जा सके। सही है। अच्छा शेख साहब, अभी एक तो मामला है हुकूमत का, दूसरा जो मामला है वो बकिंगम पैलेस का भी इस वजह से आता है कि बरतानिया की जो सल्तनत थी इसका सूरज गुरूब नहीं होता था और आधी दुनिया के करीब इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बना के रखी थी। तो इस सारे मामले पे क्या बकिंगम पैलेस के पास या किंग के पास ये इख्तियार है कि अगर ऐसा कोई फैसला पार्लियामेंट कर भी दे और वो उसको रिवर्ट कर दें? नहीं, बिल्कुल ऐसा इख्तियार तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सुलरिया साहब ने भी यहाँ ऐड किया कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जो है वो पार्लियामेंट के साथ अटैच है। पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया, अगर वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में जैसे कानून के तालिब इल्म ये समझते हैं कि अगर वो दिन को रात और रात को दिन भी डिक्लेयर कर दे तो वही कानून बनेगा और वही कानून जो है वो एक अलग बात है कि जुडिशियल रिव्यू में जाके अदालतें उसकी तशरीहात क्या करेंगी, लेकिन वो कानून वैलिड होगा और वही कानून चलेगा। तो क्या इसकी एक सेरेमोनियल एक अपीयरेंस होती है, ब्रिटिश अवाम उनसे प्यार करती है, चूंकि एक तारीख उसके साथ ब्रिटिश अवाम की अटैच है, वो ब्रिटिश अवाम से ही है, अवाम उनसे है, तो वो एक मामला चल रहे हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, सुलरिया साहब ने उस तरफ भी तवज्जो दिलाई और मैं भी चाहता हूँ उस तरफ एक बात जो है वो ऐड कर दूँ। वो ये है कि जब जैसा सुलरिया साहब ने फरमाया यहाँ कि ये जब भी किसी मुल्क में जंग छेड़ते हैं तो ये इस चीज़ का ख्याल नहीं करते तो उसके बाद क्या होगा। तो असल रीज़न यही है कि जब ये नेटो के अंदर या बाकी किसी और वजह से किसी भी मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़त्म करते हैं, तो उसका ऑब्वियसली रिजल्ट तो यही निकलना है कि उन लोगों ने कहीं जाना है और वो कहाँ जाएंगे, वो वही जगह देखेंगे जहां उनको ज्यादा सेफ्टी महसूस होगी, जहां पर उनको शख्सी आज़ादी ज्यादा मिलेंगी, जहां पर उनका माल जान और इज्जत आबरू महफूज रहेगी। क्या आपने पिछले 10, 20, 50 साल में किसी अमेरिकन को असाइलम लेते हुए देखा है? किसी ब्रिटिश सिटीजन को असाइलम लेते हुए सुना है? किसी जर्मन, किसी फ्रेंच या ऑस्ट्रेलियन को असाइलम लेते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि इन ममालिक में पॉलिटिकल मामलात बड़े स्मूथली चल रहे हैं, इन इकोनॉमिक मामलात ठीक हैं, तो डेफिनेटली फिर वही ममालिक के लोग आगे आएंगे, वही ममालिक के लोग भागेंगे किसी सेफ हेवन की तरफ अपनी जान और माल को बचाने के लिए, जिनको मुसीबत होगी, जो परेशानी में होंगे। तो ये सारी जिम्मेदारी भी उन ममालिक पर आती है जिन्होंने ये सारे मामलात छेड़े होते हैं। किसी भी वजह से दुनिया में अमन कायम करना है या उन ममालिक के अंदर अमन कायम करना है, तो उसके फिर आफ्टर शॉक्स जो हैं वो इन्हीं सूरतों में बर्दाश्त करने पड़ते हैं और वो करने भी चाहिए। सही है। अच्छा, मैं अंसर साहब, अभी जुडिशल रिव्यू की बात की असलम शेख साहब ने, किस नौयत के कवानीन हैं जो जुडिशल रिव्यू के लिए जा सकते हैं या अदालत में चैलेंज हो सकते हैं? देखिए, ये जो पॉलिसीज के जिस तरह के ये अनाउंसमेंट है प्राइम मिनिस्टर की या इनका जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है, अगर वो अनाउंसमेंट करते हैं तो वो अगर अफेक्ट कर रही है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो पब्लिक जो है वो हाई कोर्ट में जा सकती है, जुडिशल उसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं कि ये आप एक बेसिक जो है फंडामेंटल राइट है किसी का, अगर वो इधर आता है उसको प्रॉब्लम है और वो अप्लाई करते तो आप उसको क्लियर ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, इस तरह के जो केसेज हैं उसमें आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरी बात, मैं जरा शेर साहब की बात थोड़ा फर्दर आगे एक्सटेंड करूंगा कि सर ये जो है ना, ये यूके गवर्नमेंट इस पे एक मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है आंसर साहब, अगर ये मामला हाई कोर्ट में जाता है तो क्या हाई कोर्ट इसको रिवर्ट कर सकती है या इस कानून को कलअदम करार दे सकती है? ये इख्तियार है हाई कोर्ट के पास? जी बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती, हाईकोर्ट कर सकती है। हाईकोर्ट के पास पावर है। हाईकोर्ट के सामने तो एक अगर आप कोई वायलेशन किसी चीज की हो रही है तो हाईकोर्ट ने उसको देखना, हाईकोर्ट ने ये नहीं देखना कि ये किसकी तरफ से आई, हाईकोर्ट ने तो उसको उसके मेरिट देखने हैं कि अगर वाकई
क्लियर फंडामेंटल राइट या ह्यूमन राइट की आपकी वायलेशन है, तो हाई कोर्ट उसके बेस पे अपने फैसला दे। अच्छा, इसमें ये बता दीजिए कि जो बरतानिया के अंदर सुप्रीम इदारा किसको समझा जाता है, वो पार्लियामेंट समझी जाती है या जुडिशरी समझी जाती है? लेकिन पार्लियामेंट का काम है, जैसे लेजिस्लेटिव है वो, पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना। आगे जो कोर्ट है उसका काम है लॉ की इंटरप्रिटेशन करनी। और अगर अफकोर्स अगर किसी का राइट उस लेजिस्लेशन की वजह से अफेक्ट हो रहा है तो उसने कोर्ट में जाना है, अदालत में जाना है, अदालत में चेंज करना है। और हमारे पास इस तरह की कई एग्जांपल्स हैं कि जो जिन केसेस में जिस अनाउंसमेंट के वाले से या पार्लियामेंट में जो पॉलिसी बनी वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुई और वो रिवर्ट भी हुई। मैं सुलरिया साहब की तरफ आऊँगा। सुलरिया साहब, ये बताइएगा, अब इस पे जाहिर है आप लोग कानून को समझते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, ये बताइएगा अब सोसाइटी का इस पर रिएक्शन क्या आया है प्राइम मिनिस्टर की इस स्टेटमेंट के बाद कि हम क्रैकडाउन करेंगे और लोगों को भेजेंगे, हर सूरत भेजना होगा। सोसाइटी कैसे रिएक्ट कर रही है? एक तो मैं बड़े अदब के साथ पहले ये अर्ज कर लूं कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है यूके में, और वो जो भी लॉ बनाएंगे अगर वो ह्यूमन राइट्स एक्ट को खत्म कर देते हैं तो यूरोपियन कोर्ट्स की और दूसरी जो है कन्वेंशन है उनसे बाहर आ जाते हैं, तो फिर पार्लियामेंट ही सुप्रीम होगी। जजेस कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जजेस का इख्तियार बाहर लिमिटेड है। पाकिस्तान में जुडिशरी की तरह इनके पास सुओ मोटो का कोई इख्तियार नहीं है, और ना कभी इन्होंने कभी यूज किया है, ना ये किसी को तलब करते हैं उस तरीके से जिससे पाकिस्तान में तलब कर लेता है। सुप्रीम कोर्ट कभी किसी को भी बुला लेती है, प्राइम मिनिस्टर को बुला लेती है, इधर ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि पार्लियामेंट में ही हर चीज जो है वो होती है। मैक्सिमम कोर्ट उसको इनकम्पैटिबल कर सकती है ह्यूमन राइट्स के एक्ट के मुताबिक, आर्टिकल 5 के तहत तो वापस वो जो आ सकते हैं और कह सकते हैं कि उसको रिव्यू करें, तो ये तो एक ऑप्शन है। बाकी जो आपने कहा सोसाइटी देखें, जैसे अफगान महाजरीन पाकिस्तान में आते हैं तो मेरे को अच्छे तो नहीं लगते, क्योंकि 35 लाख के करीब हमने उनको किया हुआ है। तो लोग बहुत ज्यादा जो है इमिग्रेंट से, ऑब्वियसली इवन हमारे अपने लोग भी कुछ तंग हैं कि ये बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स हैं और जिसकी वजह से हमें जो है ना वो मसाइल का सामना है। तो लोग जो अच्छे समझदार लोग हैं, जो ह्यूमन राइट्स को समझते हैं और जो एजुकेटेड लोग हैं, वो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ है। लेकिन ओवरऑल वोटर्स का जो आम वोटर्स हैं, ये उनका दिल जीतने के लिए ट्रम्प की भी यही सेम पॉलिसीज थी जो उसने अमेरिका में दी थी और इलेक्शन जीता था। तो ये उस हद तक एक पॉपुलर नारा जरूर हो सकता है कि इमिग्रेंट से हमारी जान छुड़ाई जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतना आसान नहीं है। शुक्रिया आपका अंसर महमूद साहब, आपका शुक्रिया। बैरिस्टर असलम शेख साहब, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।